नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। मैं हूं पंकज तिवारी। आज हमारे साथ हैं आरक्षण से वंचित SC/ST समाज संघर्ष समिति के कोटा संभाग के सह प्रभारी। स्वागत है आपका बहुत बहुत स्टूडियो में। नमस्कार। हम आज आपसे जानना चाहेंगे रविकांत जी कि क्या कुछ इस संगठन का कार्य है और किस प्रकार की स्थिति रहेगी आने वाले समय में इस समाज के लिए। मैं थोड़ा सुधार करना चाहूँगा। ये संगठन नहीं, एक संघर्ष समिति है जो कुछ समय के लिए बनाई गई है, जब तक हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं दे देती। उसके बाद इसको स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। जी, विलय कर देंगे। ऐसा विषय है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है जी, SC/ST में उपवर्गीकरण के विषय में, कोटा में कोटा जी, कोटे में भी एक और कोटा जी, ये अभी तक काफी समाज में जानकारी नहीं है। आज हम इस संबंध में बात करेंगे कि आखिर ये विषय है क्या, ये विषय का प्रारंभ कहाँ से हुआ और किसके लिए है ये वास्तविकता में। जी, पंजाब की ज्ञानी जैल सिंह जी की सरकार ने आरक्षण में कोटे में कोटा ऐसा 2 भागों में बांट दिया जी, जिसके अंदर वाल्मीकि समाज और मजहबी सिख को एक भाग में रखा और बाकी समाज जो उन्नत हो चुकी थी आरक्षण का लाभ लेके वो उनको उनमें रखा। किंतु चमार महासभा इसको न्यायालय में ले गई, स्वीकार नहीं कर पाई उसको। जी जी, ऐसे विभिन्न नीचे से न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ में भी ये विषय रहा। उसके बाद में 7 सदस्यीय पीठ में 6-1 से निर्णय आता है कि उपवर्गीकरण राज्य सरकारें कर सकती है, उनको अधिकार दे दिया, संवैधानिक अधिकार है, संविधान के अंदर ये बनी हुई है धाराएं, उसके अनुरूप जी बिल्कुल उनको अधिकार। 6-1 से निर्णय आया। इस संबंध में हरियाणा के अंदर हमने पूर्व में देखा ही है, चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में और कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था और आखिर में जो DSC, अंग्रेजी में एक शब्द है, DSC समाज ने भरपूर वोट दिया और उसका लाभ सरकार आखिर में हरियाणा में जो बनी है उसको भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। और जो DSC समाज ने जो पगड़ी नायब सिंह जी सैनी मुख्यमंत्री जी को पहनाई थी, उन्होंने उस पगड़ी को मंदिर में रख के पूजा है जी। तो नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस भाव को अंगीकार करते हुए ये सरकार काम करे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और ये समिति जो बनी है आरक्षण से वंचित समाज संघर्ष समिति, इसके अंदर अपन विषय को समझेंगे जैसे ST और SC जी। ST के अंदर राजस्थान के अंदर 12 जातियां आती हैं जी। उस 12 में से एकमात्र जाति जो धौलपुर, दौसा, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है, केवल उस जाति ने राजस्थान में 12% आरक्षण है ST का, उसका पूरा थड़ मलाई खाई है। केवल एक जाति, 11 जातियां आज भी वंचित है। उन 11 जातियों में कुछ नाम मैं लेता हूं, आपके ध्यान में आएगा। भील समाज, गरासिया समाज, डामोर समाज, कठुती समाज, ऐसा सहरिया समाज। आज भी आप देखेंगे अपने मेवाड़ के अंचल में, ठीक है, यहां TSP करने के बाद थोड़ा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बदलाव आया है। वो बदलाव क्या है वो भी अपन चर्चा करेंगे। बदलाव बस ये है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी छोड़कर बैठा हुआ है, बस वहां तक की नौकरियां ही उनको मिल पा रही है। उसके कारण ऐसा नहीं है कि हाँ उनका प्रतिनिधित्व RAS में, IAS में हो रहा हो और नहीं हो पा रहा है। ये भील समाज को भी ये पूरा विषय ध्यान में है। और जो TSP में नहीं है, उसके बाहर के तो जो ये समाज है ST का, वो तो आज पत्थर फोड़ रहा है। आज देश की आजादी के 78 साल बाद भी व्यवस्थाएं नहीं बदली है। एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के सरसंघ चालक जी ने 10-15 वर्ष पूर्व बिहार चुनाव से पहले एक विषय रखा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। लालू यादव जी ने उस विषय को पकड़ लिया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे भैया, खत्म करना भ्रमित ही है ना। आप इस चीज को समझिए ना कि कोई भी सरकार योजना निकालती है, उसका कितना इंप्लीमेंट हुआ, धरातल पर कितनी उतरी, उसकी समीक्षा तो करेगी ना, तब ना उसमें कुछ सुधार करके बातचीत होनी चाहिए जरूरी। तो ऐसा गलत क्या, हर बात में आप समाज को भ्रमित कर देते हो क्योंकि ये भोली समाज है, शिक्षा का अभाव है, भाई आरक्षण खत्म कर देंगे, ये क्या मजाक बना रखा है। उसका उल्लेख गलत होता है फिर। तो अब क्या है
इन समाजों में भी काफी शिक्षित लोग उभर कर आए हैं। ठीक है, अवसर नहीं मिला, अवसर नहीं मिला है साहब, बाकी अब समझने लगे हैं। तो ये जो आरक्षण से वंचित समाज संघर्ष समिति राजस्थान का गठन हुआ है, पहले स्व विवेक से ही जैसे ही निर्णय आया, ये जो हमारे बड़े भाई हैं, दूसरा जो अपन वर्ग की बात कर लेते हैं एससी की, 59 जातियां राजस्थान में दर्ज है। राजस्थान सरकार की सूची में 59 जातियां दर्ज है। उस 59 जातियों में से मात्र 6 से 7 जातियां उनको लाभ मिल पा रहा है, उनको लाभ मिल पा रहा है, उनके ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, हाँ, पूरे मलाई वही खा रहे हैं। लेकिन दूसरी जो अन्य जातियां हैं उनको नहीं मिल पा रहा है साहब। उनको करीब 60 जातियों से लगभग आती है एससी की जी, तो लगभग 51-52 जातियां एससी में, एसटी की बात अपन ने पहले कर ली। जी जी। अब वो समाज ने निर्णय ले लिया हम लोगों से पूछे बगैर कि हम भारत बंद करेंगे। आपने हमसे पूछा, आप हमारे बड़े भाई हो, आरक्षण को एक मान लें कि रोटी का टुकड़ा है, अरे आधी रोटी हमें भी दे दो। और आधी क्या, हम तो ये बस चाहते हैं, काशीराम जी का एक कथन है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल सही बात। तो यह कोटा पूरा डाटा सरकार के पास है, वो सर्वेक्षण हो जाएगा, किन समाजों की शैक्षणिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व है, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, प्रथम श्रेणी, आरएएस, आईएएस, आपके आईपीएस, आरपीएस, कई जगह है जहां पर उनको होना आप चाहिए। सांसद, विधायक, अपन पार्षद, आप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सभी पर आरक्षण सारा आकलन का एक सर्वे में आ जाएगा किन समाजों तक आरक्षण का लाभ पहुंचा है और किन तक नहीं पहुंचा है। विषय बहुत छोटा सा है, इसमें कहीं कोई लड़ाई नहीं है। वो भी हमारे बड़े भाई हैं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। उनको मिला उससे कोई नाराज नहीं, हाँ, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको क्यों नहीं मिला, इस पर आप काम कर रहे हैं। जी जी, बस इतना है। इसके अंदर पहले स्व विवेक से सभी लोगों ने अपने अपने जिला स्तरों पर ऐसा ज्ञापन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समर्थन में, उनके निर्णय के समर्थन में रैलियां भी निकाली है जी। वंचित समाज में। अब यह विषय है कि एक संघर्ष समिति बनी है, प्रदेश कार्यकारिणी बन चुकी है, संभाग के प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, 7 संभाग के। उसका पहला कोटा संभाग है जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है। इन 7 संभागों में कोटा संभाग है, जहां पर उस कोटा संभाग का संयोजक बन चुका है, सहसंयोजक हो चुके हैं, जिला संयोजक, सहसंयोजक, ऐसा पूरी संरचनात्मक ढांचा खड़ा हो चुका है। हम वहां पे पूरी जो 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, उसके जिले की बैठकें तय करके आ चुके हैं। बहुत जल्द 1 महीने के अंदर वहां पर तहसील संयोजक, सहसंयोजक एकदम तहसील तक जाएंगे, अंतिम छोर तक आप उस बात को पहुंचाएंगे। और जो जितने भी समाज है, जितने भी समाज है जिसके अंदर वंचित है, उनको अभी तक भ्रम में डालने का काम हमारे बड़े भाई कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और ये ऐसा होगा कि साहब इनमें तो ये पढ़ते ही नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दे होते हैं। वो ऐसा क्या भ्रमित करते हैं, साहब ये पढ़ते ही नहीं है। अरे भाई, जब आरक्षण दिया गया था ना, आप भी नहीं पढ़ते थे मेरे बड़े भाई, और अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है, हम पढ़ते हैं, डाटा सरकार के पास आ जाएगा। पर चक्कर क्या है बड़े भैया, आप पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में आपके बच्चे, हम बड़ी मुश्किल से सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ते हैं। आपके पास धन है, आपके पास पावर है, आप इंटरव्यू में अपने व्यक्ति को ले लोगे, आपके पास ब्यूरोक्रेट्स है, आपके पास लीडर है, आपके पास मंत्री है, लेकिन वही चीज हमारे पास नहीं है। वो हमारे पास नहीं है। रह चुके हैं। आप जयपुर में कोचिंग करा रहे हो, आप दिल्ली में कोचिंग करा रहे हो, बच्चे नहीं कर पाएंगे। आपसे हमारा बच्चा प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाएगा, कैसे उस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकल पाएगा? विषय ये है, विषय वही हो गया एकलव्य पर अर्जुन वाला। इस विषय को ध्यान में लेते हुए संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने का पूरी तैयारी है। बाकी के 6 संभागों में भी लगभग 1-2 महीने में संगठनात्मक ढांचा खड़ा हो जाएगा। हरियाणा के जिंद में जैसी शक्ति डीएससी समाज ने दिखाई, वैसी ही शक्ति और उससे भी ज्यादा कहना चाह रहा हूं, राजस्थान के जयपुर को भर देंगे। और सरकार है ना, उसकी आंखें खोल देंगे कि आप हमारा अधिकार दीजिए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, उसके बाद भी इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आप? हाँ, उस पर तो वो होना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे हमारा वाल्मीकि बंधु, क्या एमए करने के बाद भी सफाई कर्मी बनेगा? आज वाल्मीकि समाज के साथ तो साथ कश्मीर के अंदर भी बड़ी समस्या हुई। धारा 370 लगने के कारण वहां पे सफाई कर्मी के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता था, वहां पे आरक्षण ही नहीं था धारा 370 के कारण। ये तो धन्य हो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ये तो धन्य हो इस देश के गृह मंत्री,
अमित शाह जी, जिन्होंने धारा 370 इस धारा 370 के कलंक को मिटाने का काम किया है। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं। ये तो हमने कुछ, जैसे हमारा ढोली समाज, धोबी समाज, क्या किस परिस्थिति में है, आ रहे हैं जो वंचित रहे उनकी बात कर रहे हैं। आप सामान्य समाज देखता होगा किस परिस्थिति में है, देखते हैं वो कैसे जीते हैं। ढोली समाज हमारा कभी विवाह वगैरह का कोई कार्यक्रम होता है तब तक वो बैंड बजाते हैं, उसके अलावा आप देखेंगे ब्याज पे लाके खाना खाना पड़ता है। पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पर वो प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं निकल पा रहे, अंतिम छोर तक लाभ मिल नहीं पा रहा है सबका। और आरक्षण का मतलब भी ये आप समझिएगा, संविधान में आरक्षण जो दिया गया, और ये मेरे बड़े भाई कहते हैं ना फूट डालने की बात कर रहे हैं, भैया बाबा साहब ने जो ये वर्ग बनाया था ना SC ST का, ये वर्ग बनाया था, वो चाहते थे ये एक रहे। क्या एक है? क्या प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपस में आप भेदभाव नहीं करते हो? हमारे वाल्मीकि समाज के बंधु के यहाँ पर आप बैठ के खाना खाने आओगे क्या? बेटी रोटी का रिश्ता होता है क्या? वर्ग का मतलब क्या? बाबा साहब की सोच थी बेटी रोटी का रिश्ता हो। बेटी का रिश्ता तो छोड़ो, आप गोत्र में ही होती है, अपनी अपनी सभी गोत्र बनाई हुई है, आप वो छोड़िए, पर आप भोजन भी नहीं करेंगे। आप दूसरे समाजों को, समण समाजों को दोष देते हो। आप क्या वहां जाकर जो उन्नत समाज आरक्षण से हो चुका है उन समाजों की बात कर रहा हूं। आप हमारे वाल्मीकि समाज, हमारे नट समाज, हमारे सासी समाज, हमारे कालबेलिया समाज, वहां क्या भोजन भी करेंगे आप उनसे छुआछूत नहीं करते हैं? होना चाहिए। बेटी रोटी अपनी जाति में कीजिए, लेकिन कम से कम आप भेदभाव तो ना कीजिए। तो आप जो कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है, फूट डाल रहे हैं ये लोग, एक हैं का हम लोग? मैं पूछता हूं, एक हैं का हम लोग? हमारा तो शुरू से शोषण करते आए हो। बहुजन समाज पार्टी बनी, मायावती जी ने नाम दिया बहुजन, जिसकी संख्या ज्यादा है, बहुजन समाज पार्टी। काशीराम जी का विचार अच्छा रहा, पर मायावती जी ने क्या किया? एक जाति तक सिमट के रह गई, लाभ केवल एक जाति तक, और बाकी के सब समाज में देखा जाए तो हमारी नेता हैं। जब विषय ध्यान में आया ना तो हाथी को अंडा आया, सब कट गए, अकेले रह गए। तो वो केवल एक जाति के नेता हैं, चंद्रशेखर रावण। और जो चंद्रशेखर रावण जय भीम जय मीम की बात करते हैं ना, जय भीम से जय मीम की तुलना करने से पहले उन्हें पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री के बारे में पढ़ लेना चाहिए, जिनको जिन्ना अपने साथ ले गया था कि हाँ हमारी सेवा कौन करेगा। इसलिए इन समाजों को बाबा साहब के ऊपर भी बहुत दबाव बनाया। बाबा साहब बहुत विद्वान थे, बहुत दूरदृष्टि थी उनकी, उन्होंने मना किया था। अंत में वहां से वो भारत लौट के शरण ली, गुमनामी का जीवन जिया बंगाल में। तो जय भीम के साथ जय मीम करके जो मूर्ख बना रहे हो ना, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो और अपने समाज की सगे नहीं हो। जो कत्लेआम हुआ वहां हमारे SC ST समाज के साथ पाकिस्तान में, सभी तो हिंदू समाज की जातियां हैं जी। तो जय भीम के साथ जय श्री राम तो लग सकता है, पर ये जय मीम की स्थिति अगर आती है तो ये साहब, ये समाज जिन्होंने धर्म नहीं तजा, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ये वो समाज है, इनके पूर्वज इतने वीर है, आप इनको मीम की ओर ले जा रहे हो। इनके पूर्वजों का बलिदान देखिए, मेला ढोना मंजूर किया, चमड़े का काम मंजूर किया, लेकिन धर्म नहीं तजा। ये विमुक्त गुमंतु क्या है? SC ST समझ में आता है, विमुक्त गुमंतु, अर्ध गुमंतु, ये क्या है? सामान्य SC ST OBC का जो सूची है सबके ध्यान में आता है। ये हो सकता है कईयों के लिए एक नया शब्द हो, अंग्रेजी में DNT कहते हैं, आखिर में लोग समझ नहीं पाएंगे ये DNT मतलब क्या। तो सबसे पहले इस DNT पे आते हैं विमुक्त जाति, क्योंकि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु, इन तीनों को मिला के एक वर्ग बनाया गया है। DNT के अंदर आने से पूर्व इसका कुछ अपन मुगल काल का इतिहास देख लेते हैं। जैसे कि इन DNT में 192 कबीले पूरे देश भर में लगभग हैं। राजस्थान की सूची में 9 जातियां दर्ज है DNT में जी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स जी, या विमुक्त जाति। विमुक्त क्यों कहते हैं इस पर भी अपन आगे आएंगे। इन समाजों का इतिहास जैसे परंपरा बनी अपनी होती है तो अपने पूर्वज आगे से आगे बताते हैं ना, वैसे ही इनके पूर्वज इनका इतिहास आगे से आगे बताते थे। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो राजस्थान से, जैसे कि नागौर से राठौर समाज, ऐसे ही अन्य
राजपूती समाज, क्षत्रिय समाज जो युद्ध कौशल में माहिर थे, बहुत स्वाभिमान था उस समय, उन समाजों का बहुत सामाजिक सम्मान था। पर जब मुगलों ने आक्रमण किया और बहुत भारी सेना लेके आए, हम लोग पहले तो पूर्व में जातिगत भेदभाव में नहीं बटे हुए थे, पर हिंदू समाज को खंडित किया गया और कमजोर किया गया, फूट डालो राज करो की नीति के तहत। उस अनुरूप ये लोगों को कहा गया कि या तो अपना धर्म इस्लाम स्वीकार करो या ये गर्दन हमारे हाथ में रख दो, या तुम मरने को तैयार हो जाओ। इतने गौरवशाली, इतने धर्म के प्रति समर्पित इनके पूर्वज थे इन समाजों के कि सर्वस्व, अपना घर बार सब छोड़कर जंगलों में विचरण करते हुए, धर्म नहीं तजा, जंगलों में विचरण करते हुए कोई बिहार जाके बस गया, कोई झारखंड जाके बस गया, कोई उत्तराखंड बस गया, कोई महाराष्ट्र बस गया, लेकिन धर्म से समझौता नहीं, धर्म से समझौता नहीं किया। सर्वस्व अपनी जमीनें छोड़ गए, घर छोड़ गए। फिर मार्ग में भोजन करने के लिए कुछ आवश्यकता होती है, तो किसी ने बंदर नचाया, किसी ने भालू नचाया, किसी ने सांप नचाया, किसी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। हाँ, जो उनके पास था उन्होंने वो करके दिखाया। कोई पहलवानी करके खा रहा है, कोई क्या, लेकिन अपने परिवार का, जैसे आपने रस्सी पे चलता हुआ देखा होगा नवजाति के कुछ प्रदर्शन। तो ये इसलिए किया कि ये स्वरोजगार, किसी की गुलामी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, स्वरोजगार करना स्वाभिमानी समाज का काम है और अपना पेट भरेंगे और धर्म के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, उसमें कोई समझौता नहीं, उसमें कोई समझौता। तो ऐसे विचरण करने में सर्व, तो इस पूरी विमुक्त जाति का, घुमंतू समाज का केंद्र रहा है राजस्थान। आज कहीं आप बिहार जाके पूछ लो, कभी उत्तराखंड जाके पूछ लो, आप महाराष्ट्र जाके पूछ लो, वहां रहने वाले लोग बताएंगे हमारे पूर्वज वहां से निकले हैं, हाँ, हम इस जाति के थे जी, यहाँ से ज्यादा नाता रहा है। पर वो जो काम जो करते हुए चला उसी की उस जाति के नाम से, कर्म के आधार पर जातियां, कर्म के नाम से उनको उस जाति के नाम से पहचाने जाने लगा। हालांकि वो जातियां यहाँ की क्षत्रिय थी, राजस्थान की, इन्हीं राजाओं से संबंधित लड़ाकू जातियां थी, मार्शल कौम सारी। इस मुगल काल के बाद अंग्रेजों का काल आता है, डिवाइड एंड रूल फिर तैयार हुआ। पर ये जातियां न उस समय बटी न अब तक बटी है। ये इतनी विचरण वनों को इतना समझती थी, अंग्रेज नहीं समझते थे। सन 1857 में पहली क्रांति हुई अंग्रेजों के खिलाफ। इन जातियों के छापामारी युद्ध का जो कौशल था, जो गोरिल्ला युद्ध से आमने सामने का युद्ध हुआ, निर्णायक रहा वो, उसमें अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इतने अंग्रेज हताशाई हो गए कि आखिर में जंगलों की जानकारी तो इन्हीं को थी। छापामार युद्ध करके जहां से वहां, पहाड़ों पर कैसे चढ़ना, कैसे उतरना है, किस तरीके से हमला करना, उन सब में निपुण थे। रक्त में क्षत्रिय तो है ही है, तो वो तो रहेगा ही। अब अंग्रेज इतने पीड़ित होकर इन्होंने आदेश जारी किए कि नोटिफाई करिए, इन जातियों को नोटिफाई करिए कौन कौन सी जातियां हैं। ट्राइबल्स, भाई वन में विचरण करने वाला ट्राइबल्स, आदिवासी, बिल्कुल 100%, तो इनको नोटिफाई करिए। तो एंटी नोटिफाइड ट्राइबल्स की सूची बनी और इनके ऊपर सन 1871 में एक काला कानून, जयराम पेशा, जिसको शिकार बनाया गया इस तरीके से, इनको पूरी तरह से कमर तोड़ दी जाए इन जातियों की, फिर जेलों में बंद कर दिया जाए, इनको यातनाएं दी जाए कि ये काम छोड़ दे, ये आजादी का संघर्ष छोड़ दें। तो नेशनल क्रिमिनल ट्राइब्स इस नाम से कानून बना। और जो जयराम पेशा था, इसका मैं बता दूं आपको, जन्मजात अपराधी ऐसा माना, इस जाति में पैदा होने वाला ही अपराधी, मतलब 12 साल का बच्चा होता था उसके माथे पे अपराधी की सील लगाई जाती थी, इतनी यातनाएं दी जाती थी। 12 साल का मात्र बच्चा। इनके कबीलों के मुखिया, तरीके से गाली थी ये, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई गाली है, बिल्कुल अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, और वो भी इसलिए क्योंकि ये देश धर्म के लिए लड़ रहे थे, तो उनको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। जब इनके गांव का मुखिया इस गांव से उस गांव जाएगा तो थाने में हाजिरी देगा, ऐसी कठोरताएं की गई, हर तरफ की यातनाएं दी गई, पर फिर भी गोरिल्ला युद्ध होता रहा।
ये तो दुर्भाग्य साहब इस भारत का कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू हुए, जो देश की आज़ादी के बाद लाल किले से पहला भाषण अंग्रेजी में देते हैं। उस समय की लगभग मैं समझता हूं कि 90% जनता तो अशिक्षित थी। उनसे पूछो कि क्या बोला साहब ने, बहुत अच्छा बोला। अरे बहुत अच्छा तो बोला, बोला क्या था वो समझ में नहीं आया। भाई आप अंग्रेजी में बोल रहे हो भारत में। और वो कहते थे आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, मैं दुर्घटनावश हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, बाकी मतलब अपने आप को हिंदू नहीं मानना। और मेरा जो कार्यशैली उन्हें पसंद है ईसाइयत की, उनका कल्चर पसंद है, संस्कृति, और मुझे धर्म पसंद है इस्लाम। ये उनके कथन थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री से आप क्या अपेक्षा कर सकते थे कि वो भारत के लोगों को समझेगा, यहाँ की जीवन शैली को समझेगा, यहाँ की संस्कृति का गौरव समझेगा। उन्होंने, देश आजाद होता है 1947 में, 5 साल बीत जाते हैं। सन 1952 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ये विषय ध्यान में आता है कि ऐसी जातियां जो अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ना झेल रही है, और देश तो आजाद हो गया पर इनको तो अभी तक उस कानून से मुक्ति नहीं मिली, जन्म जाति अभी स्थिति है उनकी। अभी का भी आगे विषय बताऊंगा जी। तो 1952 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन जातियों पे से इस काले कानून को हटाया, डी नोटिफाइड, उस नोटिफाइड ट्राइब्स में से हटाया, विमुक्त किया, मुक्त किया उस कानून से, काले कानून से। इसलिए विमुक्त जाति कहा जाता है, डीएनटी कहा जाता है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। जी। अब ये तो समझ में आया कि जन्मजात अपराधी तो हटा दिया, पर पुलिस को आज भी आज भी यूज करते हैं ये लोग, पढ़ाया जाता है कि जन्मजात अपराधी की जगह नाम बदल के रख दिया आदतन अपराधी। अंतर कुछ नहीं हुआ, जन्मजात की जगह आदतन अपराधी। आज बहुत सारे समाज में चोर पकड़ाते हैं, डकैत पकड़ाते हैं, मर्डर पकड़ाते हैं, पर पूरे पूरे समाज के नाम से गैंग का नाम नहीं लिखा जाता है। लेकिन आप अभी ये दिखाया आप कंजर गैंग लिख देंगे, आप बावरी गैंग लिख देंगे, आप सासी गैंग लिख देंगे, आप जाति, कैसे पूरी जाति को आप गलत साबित कर रहे हो? कैसे उसको उस दृष्टि से, बाकी का समाज भी उस दृष्टि से देख रहा है उसको। हाँ, गलत हो सकते हैं कुछ, सभी जातियों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और इनके ऊपर तो इतनी प्रताड़ित किया गया है कि साहब आपको बताऊं, पुलिस थानों में जब चोर मिलते नहीं है ना, ये वास्तविकता बता रहा हूं, उनको फाइल क्लोज करनी है, ऊपर से दबाव आ रहा है, इन जातियों में से किसी को उठा के डाल दो, भैया ऐसे नहीं किया है। गजब की विडंबना है भारत की। अब 3-4 बार आप उठा के डालोगे, देखिए सही में चोरी कर लूं मैं, ऐसे ही अपराधी हो गया अपने, जब मैं पहले ही अपराधी हो गया तो मन से भी अपराधी बन जाए। तो ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक कड़वी सच है भारत का, इन जातियों के ऊपर जो बीता है। दोहरा सहा इन्होंने, दोहरा एससी की, बाकी की जातियों ने तो केवल दलित होने का सहा है, छुआछूत सहा। इन्होंने तो सारी मार झेली है। उस छुआछूत के अलावा ये वाली मार जो है, मतलब अपनी जाति तक को इन्होंने जराइम पेशा में लाकर और अपराधी में लाकर खड़ा कर दिया। ये समाज साहब, इन समाजों की ऐसी विकृत स्थिति हो चुकी है, और हम, ये इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया। ये जो वामपंथी इतिहासकार है ना, उन्होंने न्याय नहीं किया। शुरू से क्या पढ़ाते रहे, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। अच्छा जी, मतलब बिल्कुल नपुंसक बना दो हिंदू समाज को। किसके लिए संघर्ष हुए हैं, बलिदान हुए हैं, वो तो सबके ध्यान में है। 3 प्रकार के युद्ध हुए, एक नरम दल द्वारा, एक गरम दल द्वारा, जो स्वतंत्रता सेनानी अपन चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, पर तीसरा जो युद्ध था ना, उसको इतिहास में जगह न दी, गोरिल्ला युद्ध, छापेमारी युद्ध, जो इन क्षत्रिय जातियों ने अपने स्तर पे चलाया। दूसरा, क्योंकि इनके सिवा कोई लड़ नहीं सकता था वहां पर, और भी बहुत प्रकार के काम करती थी ये जातियां, तलवारें बनाकर वहां देना, कोई अंग्रेजों के यहाँ से छुप कर देना, इसीलिए उनको चोर बता दिया गया जी। और वहां अंग्रेजों के पास में उनको भ्रमित करना, नट विद्या जो होती है ना, जो आप क्या बोलोगे, शान धरना, स्वान, उनको मूर्ख बना के अंग्रेजों से जानकारी लाना और अपने लोगों को बताना। ऐसे अंग्रेजों निपुण थे, हर विद्या में निपुण थे, ये कला थी। और इस देश की कला और संस्कृति को संजो के रखने वाला समाज है, उनके लिए आपका ये समिति कार्य करती है। उसके अंदर जो आने वाली ऐसी स्थिति में आज वो जी रहे हैं
कि ये जो बाहर से विदेशी आते हैं ना, इन्हीं लोगों के फोटो खींच के ले जाते हैं। भारत तो ऐसा है, सरकारों अब तो ध्यान दे लो। जातियां रही और हमारा सामान्य समाज से भी आग्रह करूंगा, इतिहास को खंगालिए, इन समाजों का इतिहास पढ़िए, इनको सामाजिक सम्मान दीजिए। सर्वप्रथम इन्होंने इस देश के लिए कितना संघर्ष किया है, इन्होंने इस धर्म के लिए कितना संघर्ष किया है, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, पर धर्म नहीं तजा। आप इनको उस नजरों से, उस दृष्टि से देखते हो जो अंग्रेज देखते थे। आप समझ नहीं पाए, आज भी उसी तरीके से आप देख पा रहे हैं। आप समझ नहीं पाए अंग्रेज क्यों देखते थे, पर आप क्यों देख रहे हो वो आपको पता ही नहीं। आपके लिए ही, भारत के लिए ही सारे इन्होंने बलिदान दिए, सारा सब कुछ किया, लेकिन आज आप भी उनको इसी प्रकार से मान रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है भारत के अंदर। तो ये एक तो होना चाहिए। ये जातियों का तो हाल बाकी के एससीओं से भी बुरा है, जो विमुक्त जाति के अंतर्गत आते हैं, घुमंतु समाज के अंतर्गत आते हैं। उनका तो हाल बद से बदतर है, भिक्षावृत्ति तक जा चुके हैं। मुझे कहते हुए कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, वेश्यावृत्ति तक जा चुकी है। भरतपुर और इधर का जो क्षेत्र है अलवर का, मैं हर जगह घुमा हूं। मैं भारत के रेड लाइट एरिया में भी घुमा हूं, वहां भी ये समाज है। मुंबई की बार बालाएं हैं, डांस बार बालाएं, यहां से जाते हैं अलवर से, उत्तर प्रदेश के मऊ, बलिया, आपका बिहार के, मुझे हर जगह घुमा हूं मैं भारत में, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जिम्मेदारी भारत की भी रही। तो इस नाते देखिए, कोई अपने समाज का, जैसे अपने शरीर का कोई अंग है, वो सड़ जाता है तो उसको काट के नहीं फेंका जाता, उसका इलाज किया जाता है। आज ऐसी कैसी परिस्थिति रही होगी कि इतना गौरवशाली समाज को इस स्थिति तक जाना पड़ा। आप उनको जिस नजरों से देख रहे हैं, उनको छुप के रहना पड़ता है। नजरों में बदलाव की जरूरत है जी, उनको छुप के रहना पड़ता है। आप कोई कंजर लिखा हुआ व्यक्ति, पढ़ा लिखा शिक्षित है, अगर नौकरी लेने आएगा, आप क्या देंगे? किस प्रकार से कार्य करते हैं इन सभी समाजों के लिए? इसके लिए एक घुमंतु जाति उत्थान न्यास राजस्थान में कार्य कर रहा है। इन समाजों का दस्तावेजीकरण, इन समाजों के साथ जाके जब अपने अच्छे सक्षम समाज साथ में जाके अधिकारियों से बात करेंगे, बाकी तो क्या है, वो उनको भगा देते, भाग नहीं है, पर जब आप जाके करवाएंगे तो उनका थोड़ी मदद हो जाएगी, सरकारी योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंच जाए। इस संबंध में घुमंतु जाति उत्थान न्यास इन समाजों के बीच में कार्य करता है। उसके भी जिला संयोजक की चित्तौड़गढ़ की मेरे पास जिम्मेवारी है वर्तमान में। और क्या क्या जिम्मेदारी आपके पास रही है पूर्व से लेकर आज तक में? ऐसी तो विभिन्न जिम्मेदारियां रही है, एक दो की जानकारी दूंगा, विभिन्न क्षेत्रों में रही है। इन समाजों में जो रही है जी, एक अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतु जनजाति वेलफेयर फेडरेशन के यूथ विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी 3 वर्ष रही। अच्छा, आपने उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया है। इस नाते में लगभग 12-15 राज्यों में प्रवास भी हुए, उन जातियों को बहुत करीब से देखा, वहां से पढ़े लिखे युवकों को तैयार किया, जोड़ा, संगठित किया। आज भी वर्तमान में नट घुमंतु कल्याण समिति के अंदर संगठन महासचिव अखिल भारतीय की जिम्मेवारी वर्तमान में भी है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रकार की जो हमें जानकारी बताई कि किस प्रकार से ये समिति, संघर्ष समिति जो आरक्षण से वंचित रहे उनके लिए काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।